नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मित्रों, अपन पढ़ रहे थे समास प्रकरण और समास प्रकरण में अपन ने तत्पुरुष समास का अध्ययन किया था। तत्पुरुष समास के दो भेद अपन ने पढ़े थे, व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें से अपन ने व्याधिकरण तत्पुरुष समास कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास का भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और मित्रों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भाई बहन चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों देखिए, अपन जब समास पढ़ रहे हैं तो समास में से किसी भी एग्जाम में प्रश्न निश्चित आते हैं। रीट में आपके एक प्रश्न समास में से निश्चित है। तो देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। मैंने आपको बता दिया था कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास का अपरम नाम किम, अर्थात दूसरा नाम क्या है। तो याद रखें, समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास का नाम क्या हुआ? कर्मधारय समास। याद रखें, कर्मधारय समास को ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखिए मित्रों, कर्मधारय समास अपन पढ़ रहे हैं और कर्मधारय समास को याद रखें समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखिए, जब कर्मधारय समास अपन पढ़ेंगे तो कर्मधारय समास में देखिए, मैंने आपको बताया था कि समास में दो या दो से अधिक पदों का होना अति आवश्यक है। तो देखिएगा, जिस समस्त पद का प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद विशेष्य हो, या प्रथम पद उपमान या अंतिम पद उपमेय हो, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? कर्मधारय समास कहलाता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, जिस समस्त पद का प्रथम पद विशेषण या उपमान हो तथा अंतिम पद विशेष्य या उपमेय हो, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास मैंने आपको बताया था कि समस्त पद का समास विग्रह करते समय एक ही विभक्ति का प्रयोग किया जाता हो, समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता हो, वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को अपन मित्रों दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास और एक पढ़ेंगे अपन उपमान उपमेय कर्मधारय समास। याद रखें, दो भागों में अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो पहला अपन पढ़ेंगे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो देखिए मित्रों, जिस समस्त पद का प्रथम पद विशेषण हो तथा अंतिम पद विशेष्य हो, तो वह विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास किसे कहते हैं? याद रखें, जिस समस्त पद का प्रथम पद विशेषण हो तथा अंतिम पद विशेष्य हो, उसे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहते हैं। अब याद आते हैं विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। सुंदरता करने वाला जो होता है वो विशेषण कहलाता है, और सुंदरता को ग्रहण करने वाला जो होता है वो विशेष्य कहलाता है। तो याद रखें मित्रों, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जिस समस्त पद का प्रथम पद विशेषण तथा अंतिम पद विशेष्य हो, तो वह विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास जैसे देखिए मित्रों, विशेषण विशेष कर्मधारय समास का जब समस्त पद का समास विग्रह अपन करेंगे तो याद रखें मित्रों, पुल्लिंग में तो अपन इसमें असौ का प्रयोग किया जाएगा। पुल्लिंग में तो असौ को प्रयोग करेंगे, और आपका स्त्रीलिंग में सा का प्रयोग करेंगे, और नपुंसकलिंग में तत् का प्रयोग करेंगे, तत् या तद का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे, जैसे मित्रों आपके शब्द है नीलोत्पलम,
नीलोत्पलम। यानी कमल कैसा है, नीला है, नीला नीला उत्पलन होता कमल। तो देखिएगा कमल कैसा है, नीला है। तो याद रखें विशेषण विशेष कर्मधारय है, कमल को कैसा बताया है, नीला बताया गया है। तो ये आपका विशेषण हो गया और ये आपका विशेष्य हो गया। अब जब याद रखें नपुंसकलिंग शब्द आपको दिखाई दे रहा है, याद रखें जब नपुंसकलिंग शब्द देखिएगा पुल्लिंग के साथ में तो अपन असो का प्रयोग करेंगे, नपुंसकलिंग के साथ में आप तत् का प्रयोग करेंगे, और जब स्त्रीलिंग का कोई शब्द होगा उसमें अपन सा का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे मित्रों, सा का प्रयोग करेंगे। तो याद रखें देखिएगा जब नीलोत्पलम शब्द है इसका अपन समास वगैरह करेंगे तो याद रखें नीलम शब्द कौन सा, नपुंसकलिंग का, नीलम च तद उत्पलम। समास वगैरह करते समय याद रखें विशेषण विशेष कर्मधारय समास का जो समास वगैरह करते हैं तो याद रखें पुल्लिंग के साथ में समस्त पद का समास वगैरह करते समय च का प्रयोग करते हुए पुल्लिंग के साथ में असो, स्त्रीलिंग के साथ में सा और नपुंसकलिंग के साथ में तद का प्रयोग किया जाता है विशेषण विशेष कर्मधारय समास में। जैसे अपने पास में शब्द था नीलोत्पलम, तो नीलम च तद उत्पलम। तो याद रखें नीला है वह कमल, यानी कमल कैसा है, नीला है। तो याद रखें ये आपका विशेषण हो गया और ये आपका विशेष्य हो गया। तो याद रखें ये विशेषण विशेष कर्मधारय समास था। इसी प्रकार और उदाहरण देखिएगा जैसे पीतांबरम है, पीतांबरम, ये पीतांबरम है। तो याद रखें पीत यानी होता पीला, अंबर यानी वस्त्र, तो वस्त्र कैसा है, पीला है। तो याद रखें पीत ये आपका विशेषण हो गया और ये आपका विशेष्य हो गया, ये आपका क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अब समास वगैरह कर दिए, नपुंसकलिंग का शब्द दिखाई दे रहा है आपको, नपुंसकलिंग का शब्द दिखाई दे रहा तो आप क्या करेंगे, नपुंसकलिंग में तत् का प्रयोग करेंगे, च का प्रयोग करते हुए। जैसे पीतम च तद, पीछे क्या है, अंबरम, ये अंबरम, ये आपका समास प्रयोग हो गया, यानी पीला है जो वस्त्र, वह वस्त्र। तो याद रखें मित्रों एक बात और आपको इस जगह पर बता देता हूं, ये पीतांबरम शब्द आपको नपुंसकलिंग का दिखाई दे रहा है। यदि यही शब्द आपका पुल्लिंग में आ जाए, जैसे पीतांबर है, ये शब्द विसर्ग वाला आ जाए तो याद रखें मित्रों ये शब्द आपका बहुव्रीहि में जाएगा। किस में जाएगा मित्रों, बहुव्रीहि में जाएगा। पीतम अम्रम यस्य स, ये विसर्ग वाला जो आगा अर्थात पुल्लिंग वाला शब्द आपके पास में आ जाए तो याद रखें ये पीतांबर पुल्लिंग वाला शब्द विसर्ग वाला शब्द आ जाए तो यहाँ पर कर्मधारय नहीं होगा। अपन कौन सा करेंगे, बहुव्रीहि समास करेंगे। विसर्ग वाला आ जाए, पुल्लिंग वाला शब्द आ जाए तो पीतम अम्रम यस्य स करेंगे, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार याद रखिए पीतांबरम अगर नपुंसकलिंग का शब्द आ जाए तो आपको कौन सा समास करना है, विशेषण विशेष कर्मधारय करना है। अगर आपको पुल्लिंग का शब्द यहाँ पर आ जाए, विसर्ग वाला शब्द आ जाए तो आपको बहुव्रीहि में जाना है और बहुव्रीहि में इसका समास वगैरह करेंगे, पीतम अम्बरम यस्य स। इस प्रकार याद रखें। और देखिएगा जैसे देखिए मित्रों पीतांबरम हो गया, नीलांबरम हो गया, आगे देखिएगा नीलकंठम देखिएगा, जैसे नीलकंठम, भाई कंठ कैसा है, नीला है, ये कंठ और ये नील, ये आपका विशेषण हो गया और ये आपका विशेष हो गया। वही कर दीजिए नीलम, नीलम च तद कंठम, नीलम च तद कंठम, अर्थात तो कंठ कैसा है, नीला है। तो ये आपका विशेषण विशेष कर्मधारय समास हो गया नपुंसकलिंग में। जैसे मान के चलते हैं मित्रों पुल्लिंग में शब्द आ जाता कोई सा, तो देखिए पुल्लिंग में क्या होगा, देखिए पुल्लिंग में जब समस्त पद का समास वगैरह अपन करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे अपन, याद रखें असु का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई सा शब्द आ गया, जैसे मित्रों कई बार आपके पेपर में आ चुका है, जैसे कृष्ण सर्प है, क्या आ गया, कृष्ण सर्प है, यानी सर्प कैसा है, कृष्ण है, काला है, ये सर्प है, ये कृष्ण है। कृष्ण आपका विशेषण का दिखाई दे रहा है
और ये आपका विशेष से दिखाई दे रहा है, पुल्लिंग का शब्द दिखाई दे रहा है आपको, विसर्ग वाला दिखाई दे रहा है आपको। तो याद रखें इस शब्द का समास विग्रह अपन करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, असो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पुल्लिंग का दिखाई दे रहा है, पुल्लिंग का दिखाई दे रहा था, असो का प्रयोग करेंगे, च का प्रयोग करते हुए। जैसे कृष्ण च असो सर्प है, कृष्ण च असो सर्प है। तो कृष्ण कैसा है, काला है, अर्थात वो सॉरी सर्प कैसा है, काला है। कृष्ण का रंग कैसा है, काला है। तो सर्प की उपमा दी गई है, कृष्ण कैसा है आपका, कृष्ण कैसा है, काला है। तो सर्प को कैसा बताया गया है, कृष्ण जैसा। तो याद रखें कृष्ण सर्प है, यानी कृष्ण च असो सर्प है, अर्थात कृष्ण जैसा सर्प। सर्प कैसा है, कृष्ण जैसा। तो याद रखें ये कृष्ण आपका विशेषण का है और सर्प आपका विशेष्य का है। असो का प्रयोग अपने किया। इसी प्रकार कोई सब देख लीजिए, जैसे वीर पुरुष है, जैसे वीर पुरुष है, इसका समास प्रयोग अपन करेंगे वीर है च असो पुरुष है, यानी वीर है च असो पुरुष है, वीर है च असो पुरुष। वीर पुरुष, पुरुष कैसा है, वीर है। तो याद रखें यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, विसर्ग वाला, इसलिए अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर असो का प्रयोग कर रहे हैं। तो याद रखें पुल्लिंग के साथ में असो का प्रयोग किया जाता है। और देखिएगा जैसे महोदय है, जैसे महोदय, ये महोदय दे रहेगा। अब इसका समास फिर अपन करेंगे तो देखिएगा इसका समास फिर करेंगे महान च असो, महान च असो, महान च असो उदय, महान च असो उदय। याद रखें महान शब्द के साथ हमेशा कर्मधारय समास होता है। महान शब्द के साथ हमेशा, महान शब्द के साथ, शब्द के साथ कर्मधारय ही होगा, कर्मधारय समास होगा। याद रखें महान शब्द के साथ हमेशा कर्मधारय समास ही होगा। तो याद रखें मित्रों ये पुल्लिंग का शब्द दिखाई दे रहा है, तो महान च असो पुरुष है, ये महान च असो उदय, महोदय हो गया। जैसे महापुरुष है तो महान च असो पुरुष है, महान च असो पुरुष है, महापुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार याद रखें जैसे महादेव है, जैसे क्या है, महादेव है, महान च असो देव है, महान, महान च असो देव है, महान च असो देव है। ये भी आपका कर्मधारय समास हो गया। तो इस प्रकार याद रखिए कि पुल्लिंग का शब्द होगा तो अपन असो का प्रयोग करेंगे च के साथ में, नपुंसकलिंग का होगा तद का प्रयोग करेंगे, और अगर स्त्रीलिंग होगा तो सा का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा स्त्रीलिंग का शब्द देखिएगा, जैसे मित्रों जैसे महाप्रिया है, महाप्रिया, ये आपको शब्द कौन सा दिखाई दे रहा है, स्त्रीलिंग का दिखाई दे रहा है। महाप्रिया, प्रिया कैसी है, महान है, तो महा महती च सा प्रिया, महती, ये स्त्रीलिंग में याद रख लेना, महान का स्त्रीलिंग महती होता है, महान पुल्लिंग में होता है। तो याद रखें महती च सा प्रिया। इसी प्रकार जैसे मान के चले सुंदर नारी है, सुंदर नारी, तो इसका समास क्रिया अपन करेंगे तो सुंदरी च, सुंदरी, सुंदरी च सा नारी, सुंदरी च सा नारी। इस प्रकार से याद रखें मित्रों जब स्त्रीलिंग का कोई शब्द हो तो आप समास करते समय किसका प्रयोग करेंगे, आप सा का प्रयोग करेंगे। ये आपका विशेषण विशेष कर्मधारय समास था मित्रों। एक बार पुनः याद रख लेना, विशेषण विशेष कर्मधारय समास का समस्त पद का जब समास वगैरह करेंगे तो पुल्लिंग के साथ में च का प्रयोग करते हुए पुल्लिंग के साथ में असो, स्त्रीलिंग के साथ में सा और नपुंसकलिंग के साथ में तत् का प्रयोग किया जाता है। याद रखें। और एक याद रखें महान शब्द के साथ में हमेशा कर्मधारय समास का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका विशेषण विशेष कर्मधारय समास था। इसी कर्मधारय समास का दूसरा भाग अपन पढ़ेंगे उपमान उपमेय कर्मधारय समास। तो देखिए मित्रों उपमान उपमेय कर्मधारय समास में क्या होता है, देखिएगा ये उपमान
उपमेय, उपमान, उपमेय कर्मधारय समास, उपमान उपमेय कर्मधारय समास। अब देखिए मित्रों, कर्मधारय समास में दो भाग अपन ने पढ़े हैं। पहला अपन ने पढ़ा विशेषण विशेष कर्मधारय समास और दूसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं उपमान उपमेय कर्मधारय समास। उपमान उपमेय कर्मधारय समास की परिभाषा अपन जाने हैं तो याद रखें, जिस समस्त पद का प्रथम पद उपमान हो तथा अंतिम पद उपमेय हो तो वह उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहलाता है। याद रखें, प्रथम पद उपमान भी हो सकता है और उपमेय भी हो सकता है। इसी प्रकार अंतिम पद याद रखें उपमान भी हो सकता है और उपमेय भी हो सकता है। तो याद रखें, जिस समस्त पद का प्रथम पद उपमान या उपमेय हो तथा अंतिम पद भी उपमान या उपमेय में से कोई हो तो वहां कर्मधारय समास अर्थात उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे इसका जब अपन समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय इव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा मित्रों? इव का प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलते हैं कोई सा भी है, जैसे घनश्याम, जैसे कौन सा शब्द है मित्रों? घनश्याम है। अब देखिए मित्रों, घन क्या है? बादल है। श्याम क्या है? काला। तो देखिए बादल कैसा है? काला है। तो याद रखें, यानी श्याम को कैसा बताया है? बादल जैसा। श्याम को क्या बताया है? बादल जैसा। तो घन क्या है यहाँ पर? ये उपमान है। क्या मित्रों? उपमान है। जो सुंदरता बताने वाला होता है वो उपमान कहलाता है। सुंदरता को ग्रहण करने वाला होता है वो आपका उपमेय होता है। क्या होता है मित्रों? उपमेय होता है। तो याद रखें, सुंदरता बताने वाला उपमान कहलाएगा, सुंदरता को ग्रहण करने वाला उपमेय कहलाएगा। तो जैसे घनश्याम है, इसका समास विग्रह अपन करेंगे और समास विग्रह करते समय याद रखें उपमान उपमेय कर्मधारय समास का समास विग्रह करते समय इव का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा मित्रों? इव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे घन, घन है इव श्याम है। घन इव श्याम है। इव का प्रयोग अपन ने किया। अब मित्रों इस जगह पर आपको ये याद रखना है कि आप ये कहेंगे, आपके पेपर में ऑप्शन ये भी रहेगा घन इव श्याम, इव घन श्याम, घन श्याम इव। उल्टा कैसे भी वो दे सकता है। याद रखें, इव का प्रयोग अपन जब करते हैं, ये इव का प्रयोग अपन जब करते हैं इव का, तो याद रखें ये उपमान के साथ होता है। उपमान अर्थात ये विशेषण के साथ होता है। किसके साथ होता है मित्रों? विशेषण के साथ होता है। किसके चिपका होता है? ये एव विशेषण के साथ होता है। जैसे मान के चलते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए मित्रों, जैसे अगला उदाहरण है आपका चंद्रमुख। चंद्रमुख। देखिए मित्रों, चंद्रमुख, मुख को कैसे बताया है? चंद्रमा जैसे बताया गया है। तो चंद्रमा यहाँ पर क्या है? उपमान है और मुख क्या है? उपमेय है। अर्थात सुंदरता को ग्रहण कौन कर रहा है? मुख कर रहा है। सुंदरता करने वाला कौन है? चंद्रमा है। तो याद रखें मित्रों, इस प्रकार से आपके ये उपमान उपमेय कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह अपन करेंगे तो देखिएगा, चंद्र है इव मुख है। चंद्र इव मुख है, या चंद्र मुखम है तो चंद्र एव मुखम कर देंगे। चंद्र मुख है तो चंद्र एव मुख कर देंगे। चंद्र एव मुख है इति लगा सकते हो, बाद में लगाए तो कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से याद रखें, इव का प्रयोग करेंगे। इव किसके साथ है? चंद्र के साथ है। चंद्र क्या है? यहाँ पर विशेषण है, उपमान है। तो याद रखें इसका प्रयोग इव के साथ ही किया जाएगा। जैसे मान के चलते हैं और उदाहरण देखिएगा। जैसे मित्रों चरण कमलम है। चरण कमलम, ये आपके शब्द है चरण कमलम, यानी चरण किसके समान है? कमल के समान है। चरण किसके समान है? कमल के समान है। तो अब याद रखें, चरण को किसके समान बताया है? कमल के समान बताया गया है। सुंदरता करने वाला कौन है? यहाँ पर ये उपमान है। ये उपमान, उपमान कौन है? कमल है। उपमेय क्या है? चरण है। ये उपमेय। अब ये उल्टा गया तो मैंने आपको बताया था कि उपमान इधर भी आ सकता है और उपमेय इधर भी आ सकता है, या उपमान इधर भी आ सकता है और उपमेय इधर भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा उपमान कहाँ आया है? पीछे आया है। अब समास विग्रह अपन करेंगे तो देखिए मित्रों, जैसे चरण कमलम, चरण को किसके समान बताया है? कमल के समान बताया गया है। तो देखिएगा चरणे
कमलम इव, ये अपन ने समास में कर दिया। अब इव का प्रयोग अपन ने पीछे किया है, क्यों किया है? क्योंकि कमल के साथ में इव लगेगा, और इव क्यों लगा है? कमल यहाँ पर उपमान है, विशेषण है, इसलिए इव का साथ विशेषण के साथ होता है। तो ये याद रखें, कर्मधारय समास जब करते हैं तो इव का प्रयोग विशेषण के साथ में किया जाना चाहिए, अर्थात उपमान के साथ किया जाना चाहिए। आपके जब पेपर में प्रश्न देता है तो इसी प्रकार से देगा मित्रों, याद रखें ऑप्शन इसी प्रकार से देगा, चरणे कमलम इव, या चरणे इव कमलम, या चरणे कमलम इव, किसी प्रकार से आप दे सकता है। तो याद रखें इव का प्रयोग विशेषण के साथ में होना चाहिए। ये चरणे, दो चरण है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। अगर मान के चल रहे हैं यहाँ पर चरण एक लाएंगे तो चरण एक भी लिख सकते हैं, एक चरण को भी बता सकता है, लेकिन चरण दो है, इस प्रकार यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से याद रखें मित्रों, तो ये आपका इस प्रकार से दे सकता है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिएगा, जैसे इसी प्रकार, जैसे नयन कमलम, नयन कमलम, यानी नयन यानी आंख, यह आपका उपमेय हो गया, उपमेय, और ये कमलम यह आपका उपमान हो गया। अर्थात कमल क्या है? सुंदरता को बताने वाला है, ग्रहण कौन कर रहा है? नयन कर रहा है, आंख है, अर्थात आंखों को किसके समान बताया गया है? कमल के समान बताया गया है। आंख कितनी होती है? दो होती है। तो याद रखिए इसका समास भी अपन करेंगे, नयने कमलम इव, यह आपने कर दिया, क्योंकि इव का प्रयोग कमल के साथ में किया है, क्योंकि कमल यहाँ पर क्या है? उपमान है, विशेषण है, इस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से याद रखें मित्रों, ये आपके कर्मधारय समास के उदाहरण थे, और कर्मधारय समास के साथ साथ ये आपका कर्मधारय समास जो समानाधिकरण समास के नाम से जाना जाता है, ये आपका समाप्त होता है। अगला समास जो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो समास पढ़ेंगे मित्रों द्विगु समास, और द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही उपभेद बताया गया है, जिसको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मित्रों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और मित्रों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भाई बहन चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से प्रतिदिन जो वीडियो में अपलोड की जाती है, चैनल पर प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड की जा रही है, उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।